हे ईश्वर, लकड़ियां कितनी कठोर है। अरे कट भी नहीं रही जल्दी से। सब लोग जल्दी जल्दी काम कीजिए। सूरज भी डूब रहा है, शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा हो जाएगा। हमें उससे पहले ही जड़ों को साफ करना होगा। तभी सोनू चिंकी भूखी शक्ल से जंगल की किसी भाग से कुछ अंडे उठाकर ले आते हैं। माँ, देखो मुझे क्या मिला। इतने सारे अंडे, मुझे भूख लगी है, बना दो ना। सीमा देखती है कि वह अंडे किसी सांप के हैं। हे ईश्वर, यह तो किसी विशाल साहब के अंडे लगते हैं। लगता है इस जंगल में कोई विशाल सांप है। भाभी, आप देख नहीं रही हो? इस जंगल में कितने पुराने पेड़ हैं। इनकी जड़ें कितनी दूर तक फैली हुई है। मगर हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है यहाँ रहने की सिवा। ऐसा बोलकर सब पेड़ों की जड़ों को खुरपी से खुरेदने लगते हैं। मगर आखिर परिवार वालों को ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जो इन्हें इस कदर अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने घने जंगल के अंदर पेड़ों में ठिकाना बनाने का विचार किया है, जहां दिसंबर की कड़ाके की ठंड में गरीब बहू सीमा के बुजुर्ग सास, ससुर, नंद, छोटे छोटे मासूम बच्चे सब अंदर बैठे थे। दीवार के टूटे पुराने जड़ों से बर्फीली हवा घर के अंदर घुस रही थी। ऐसे में गरीब ससुराल वाले अपने हाथ पैर सिकुड़ कर बैठे थे। माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है। हे ईश्वर, एकदम से रातों रात ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। घर के अंदर भी थोड़ी गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कितनी बार कहा था, सुधीर बेटा घर की मरम्मत करवा ले, घर की मरम्मत करवा ले, लेकिन सुधीर मेरी बात सुने तब ना। माँ, मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं। एक तो यह सदियों का मौसम है, घर का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा है। घर कहाँ से पक्का करवाऊं, जुगाड़ में लगा पड़ा हूं। थोड़े दिन ठहर जाओ, करवा दूंगा। अरे भाग्यवान, एक अकेले कमाने वाले की जान लोगे क्या? हाँ, परिवार बड़ा है और फिर इस घर को भी तो बने कोई झूक जमाना हो गया। कच्ची ईंट, मिट्टी का घर है और फिर हम गरीबों के लिए कोई सा भी मौसम कौन सा शुभ भरा होता है। हमें तो हर मौसम में कष्ट उठाना ही पड़ता है। ऐसा बोलते हुए परिवार के मुखिया बूढ़े बुधन की आंखों में आंसू भरते हैं। गरीब परिवारों की अंदर की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि उनके लिए सर्दियों का मौसम चुनौतियों से भरा होता है। सब लोगों को कांपते ठिठुरते देखकर सीमा से रहा नहीं जाता और घर की बहू आधी रात को बाहर निकल जाती है। अरे बहू, इतनी ठंड के मौसम में बाहर कहाँ जा रही है? सर्दी लग जाएंगी। माँ जी, मैं आग जलाने का जुगाड़ करती हूँ, वरना तो इतनी ठंडी के मौसम में इस तरह रात काटना नामुमकिन है। लेकिन भाभी, लकड़ियाँ मिलेगी कहाँ? इतनी सर्दियों का मौसम है और हमारे अड़ोस पड़ोसी के सभी के घरों में हीटर है। लकड़ियों का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता। जानती हूँ यहाँ लकड़ी नहीं मिलेगी, पर जंगल में तो मिलेगी। मैं वहाँ से लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। इतनी रात में? अच्छा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चारों तरफ बर्फीली धुंध छाई हुई थी। दोनों टूटे हुए लालटेन लेकर जंगल में आती है और जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करने लगती है। तभी नंद लकड़ी चुनते चुनते पेड़ों की जड़ों के पास पहुंच जाती है, जहां लकड़बग्घे और उसके बच्चे सो रहे थे। उन्हें देखकर डर के मारे अनीता के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। भाभी भागिए, पेड़ों की जड़ों में भूखे लकड़बग्घे सो रहे हैं। अगर जाग गए तो हमारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। चलो, वैसे भी जरूरत के लायक लकड़ी जमा हो गई है। दोनों नंद भाभी जंगलों को पार करके जैसी अपनी झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचती है तो अनीता गहरी सांस भरते हुए कहती है, शुक्र है आज तो बार बार बच गए, वरना लकड़बग्घा हमें नोच कर खा जाता। सीमा अंगीठी में आग जलाती है। अब जाकर शरीर को थोड़ी गर्माहट मिली है, वरना हाथ पैर तो बर्फ जितने ठंडे पड़ गए थे। हम गरीबों को राहत भी तो तब तक है जब तक कि आग जल रही है। थोड़ी देर में यह अंगीठी की आंच भी ठंडी पड़ जाएगी और फिर हम लोगों का ठंड के मारे दोबारा से बुरा हाल हो जाएगा। ये सुनकर बहू सीमा कूच जुगाड़ लगाती और कहीं से थोड़ा सूखा भूसा लाकर आपके ऊपर रख देती है। माँ जी, बाऊ जी,
अब हम सब लोग आज की रात आराम से सो सकते हैं। यह भूसा आज रात भर सुलगता रहेगा, जिससे घर में गर्माहट पैदा होती रहेगी। बाकी सुबह तो धूप निकल ही जाएगी। सच कहो तो बहू, तुझे देखकर हम खुद को बड़े भाग्यशाली समझते हैं जो तू जैसी सोने सी बहू मिली है हमें। हर मुसीबत, हर दुख का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती है। लेकिन कभी कभी तेरे लिए बड़ा दुख भी लगता है। जब से शादी करके आई है तो दुख में ही जिंदगी गुजर रही है। मां जी, ऐसा मत कहिए। आप लोग मेरा परिवार है और मेरी हिम्मत है। देखना, एक दिन सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसी सीमा और उसके गरीब ससुराल वालों का ठंड में मुश्किलों भरा सफर जारी था। देखते ही देखते ठंड का मंजर गरीब ससुराल वालों पर कहर बनकर टूट जाता है। काम बंद हो जाने की वजह से दिक्कत परेशान इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब दाने दाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में बर्फीली आंधी तूफान में उनके छप्पर भी उड़ जाते हैं और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उनके घर के अंदर और उनके पैरों पर अंगारों की तरह गिरने लगते हैं। हे ईश्वर, इसी को कहते हैं कि कंगाली में आटा गिला। एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं और ऐसे में हमारी छत भी टूट गई है। ईश्वर को भी हमारी दशा पर तरस नहीं आ रहा, जो वह एक के बाद एक हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले खाने के लाले पड़े थे, अब घर भी छिन गया। इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? तभी सीमा को घर की दीवारें हिलने का आभास होता है। माँ जी, बाबूजी, हमारा घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमारे घर की दीवारें कच्ची हो चुकी हैं। सब लोग बाहर चलिए। जैसे ही गरीब ससुराल वाले झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों के सामने उनकी झोपड़ी तूफान से मलबा बन जाती है। हे ईश्वर, मैं तो एक छत भी ठीक नहीं कर पा रहा था, अब तो पूरा का पूरा घर ही टूट गया। कहाँ लेकर जाऊं मैं अपने परिवार को? मैं कोई भी कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूं। ना ही अच्छा बेटा बन पा रहा हूं, ना ही अच्छा भाई, ना ही अच्छा पति और पिता बन पा रहा हूं। अरे, मुझ जैसे इंसान को तो डूब कर मर जाना चाहिए। अजी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? घर ही तो टूटा है, हम सब लोग तो सही सलामत है ना। जान है तो जहां है। चलिए, सब लोग उस जंगल में चलते हैं। सब लोग लाचार हो जाते हैं। पूरा परिवार जंगल में आकर बैठ जाता है। चारों तरफ विशाल बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी जड़ें खोखली हो गई थीं। तभी एक जंगल से हरियाली घास खाते खाते और चलते हुए खरगोश उस पेड़ की जड़ों के अंदर घुस जाता है। इधर जैसे जैसे शाम ढल रही थी, जंगल का वातावरण और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। माँ, जोर की ठंड लग रही है। चलो घर, चलो ना चलते हैं। अरे मेरे पोते, आजा, दादी की गोदी में आ। मैं तुझे शॉल उड़ा लेती हूँ। अब तो इस सर्दी के मौसम में हम सब की मैयत होकर ही रहेगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने लिए घर बनाएंगे। इन पेड़ों के गौर से देखिए, इनकी जड़ें और तने कितने बड़े हैं। इसमें हम आसानी से रह सकते हैं और पेड़ की जड़ें जमीन तक जाती है। वहाँ गर्माहट सबसे ज्यादा होती है। बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत की पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। हम अपने परिवार के लिए इस पेड़ों की जड़ों में घर बनाएंगे। आप सभी औरतें जमीन को खोदना चालू करती हैं। ससुर और पति जंगल से लकड़ियां काटने लगते और बच्चे खेलते खेलते सांप के अंडे उठा ले आते हैं। कुछ ही देर में पेड़ के अंदर गरीब ससुराल वाले जुगाड़ से रहने का प्रबंध कर लेते हैं और एक पेड़ की जड़ों में रसोई और बाकी 2 पेड़ों में रहने लगते हैं, जिसमें से एक में सास, ससुर, नंद और दूसरे में बहू, पति और उनके बच्चे रहते हैं। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जैसे तुमने हमारी ये घर बनाया, खाना भी बना दो ना। बच्चों, कल सुबह खाना खा लेना। देखो, बहुत रात हो गई है। अब तक तो बाहर जंगली जानवर भटकने लग गए होंगे। अजी, आप परेशान मत होइए। मैं हमारे पेड़ वाले घर के बाहर कुछ सूखे पत्ते इकट्ठा करके जला दिए हैं। उससे जानवर हमारे घर के पास नहीं आएंगे। सुबह होते ही सीमा जंगल में खाने पीने की चीजों की तलाश में लग जाती है, जहां उसे एक अंजीर का पेड़ मिलता है, जिससे वह अपने परिवार वालों के लिए ले आती है और सभी उससे पेट भरते हैं। अरे भाई, ये फल तो कितने मीठे हैं। अब जाकर भूख शांत हुई है, वरना तो जान निकल रही थी। मगर बिना चाय के दिन अधूरा सा लगता है।
थोड़ी चाय मिल जाती तो इस पेड़ वाले घर में अपने घर जैसा एहसास होता। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी? जंगल के हिस्से में हम खेती कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। सर्दियों का सीजन है, ऐसा करते हैं, हम सरसों, पालक, साग, धनिया इन सब चीजों की खेती कर लेते हैं। इससे हम अपने परिवार के खाने का बंदोबस्त भी कर लेंगे और फसल को बेचकर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। अब सारे ससुराल वाले एक साथ जंगल के खाली हिस्से को खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़े दिनों में ही बहुत हरी हरी साग उग जाती है, जिसे बेचकर सर्दी के मौसम में गरीब ससुराल वालों का गुजारा आसान हो जाता है। अनीता, हमारा इस साल ठंड का मौसम बाकी सालों की तुलना में कितना अच्छा गया ना। भले ही हम पेड़ के अंदर अपना आसरा बनाकर रह रहे हैं, लेकिन हम कितने खुश हैं। हाँ, सच कहा भाभी। और वैसे भी जिंदगी में सब किसी को सारे सहूलियत थोड़ी ना मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।